गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम एक फ्रेश टॉपिक तुर्कों का उदय अरब अभियान के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति और इसके बाद हम लोग भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों के बारे में और उनके प्रभाव और भारतीयों की असफलता के कारण और साथ ही साथ उन कारणों को भी समझेंगे जिन्होंने विदेशियों को सफलता प्रदान की और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डालने में मदद की। तो स्टार्ट करते हैं भारत की राजनीतिक स्थिति से। 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। शक्तिशाली गुप्त वंशी शासकों के द्वारा स्थापित की गई भारत की राजनीतिक एकता हर्ष की मृत्यु के पश्चात समाप्त हो गई। संपूर्ण उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गए थे। पारस्परिक वैमनस्य के कारण सदैव युद्ध होते रहते थे जो भारत की शक्ति में निरंतर ह्रास करते रहते थे। भारत की स्थिति में का मुसलमान आक्रमणकारियों ने लाभ उठाया और संपूर्ण भारत पर सनय सनय अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हो गए। कहने का तात्पर्य ये है, जो भारत की शक्तिशाली जो स्वरूप था, जिसे मौर्य काल में जहाँ पे उसे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रखी गई और स्थापित की गई, वहीं पर शक्तिशाली गुप्त वंश के जो राजा थे उन्होंने अपनी उपलब्धियों से, अपने कार्यों से पूरे साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांधा था और ये परंपरा हर्ष के समय तक बनी रही। हर्ष के द्वारा अपनाई गई सामंतवाद की प्रक्रिया द्वारा जब तक केंद्र में शक्तिशाली शासक थे, साम्राज्य एक साथ बंधे रहे। परंतु जैसे ही हर्ष की मृत्यु हुई, कमज़ोर शासक सत्ता में आए और ये सामंत इन्होंने अपनी शक्ति में वृद्धि करके स्वतंत्र हो गए और अलग अलग राज्यों में विभक्त हो गए। इनमें परस्परी तनातनी, एक तरह की कह सकते हैं मतभेद बने रहे। एक दूसरे के साम्राज्य को अपने अधिकार में मिलाने के लिए सदैव लड़ाइयाँ चलती रहती थी। इसका परिणाम क्या हुआ? जब भी हम जानते हैं बच्चों, जब भी लड़ाइयाँ होती हैं तो लोग मरते हैं, खेत बर्बाद होते हैं, धन की हानि होती है। तो चूँकि लड़ाइयाँ भारत के अंदर ही तो हो रही थी, तो किसका नुकसान हो रहा था? राज्यों का नुकसान, मतलब ऑल ओवर भारत का नुकसान। तो इन आपसी लड़ाइयों में भारत की शक्ति में निरंतर गिरावट आने लगी, है ना। तो भारत की इस तरह का माहौल, सभी राजा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपसी मतभेद में लगे हुए हैं। ऐसे समय में जो बाहरी शक्तियाँ थी, जो भारत से बाहर के जो शासक थे, उन्होंने देखा कि भारत में सब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपको पता होगा कि एक लकड़ी होती है, एक लकड़ी को तो तोड़ा जा सकता है, बट अगर लकड़ियों का बंच हो तो आप उसे ईजिली नहीं तोड़ सकते हैं। इसी तरह राज्यों की स्थिति थी, वो अलग अलग लड़ रहे थे, कोई भी एकजुट नहीं था। तो ऐसे में बाहरी शक्तियों को मौका मिला भारत पे कब्जा करने का और इसी प्रयास में विदेशी आक्रमण हुई। प्रारंभ में तो उन्हें सफलता नहीं मिली, मगर धीरे धीरे करके उन्हें सफलता मिली और इतनी मिली कि उन्होंने संपूर्ण भारत पे अपना अधिकार कर लिया। इसकी शुरुआत हुई हमारी मोहम्मद बिन कासिम से, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। 711 से 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। यद्यपि यह तिथि भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है, किंतु बिन कासिम के आक्रमण से मुसलमानों के राज्य की भारत में स्थापना अथवा किसी शक्तिशाली भारतीय शक्ति का पतन नहीं हुआ था। बिन कासिम के आक्रमण
कि 3 शताब्दियों के पश्चात महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण हुआ। महमूद गजनबी के अभियान के साथ भारत में संकट के बादल मंडराने लगे थे। तो जैसा कि भारत की कमज़ोर राजनीतिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए पहला आक्रमण, हालांकि आक्रमण तो पहले भी होते रहे हैं मगर वो सफल नहीं हुए। पहली सफलता मोहम्मद बिन कासिम को मिली सिंध में 711 से 712 में। हालांकि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मोहम्मद कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, वो निर्जन बंजर एरिया था, उससे ज़्यादा उसको फ़ायदा नहीं हुआ। और चूँकि उस समय भारत में पुलकेश सिंह इस तरह से शक्तिशाली राजा, प्रतिहार राजा, इस तरह के शक्तिशाली राजा भी थे, तो ये आगे नहीं बढ़ पाए और सिंध तक ही सीमित रह गए। फिर इसके बाद महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ, 17 बार आक्रमण किया। स्टार्टिंग में सफलता नहीं मिली पर फिर मिली। हालांकि महमूद गजनबी का मेन मोटिव था मध्य एशिया में सत्ता स्थापित करना और उसके लिए उसको धन की ज़रूरत थी। और ये धन की कमी कैसे पूरी की जाए, भारत पे उसकी नज़र गई क्योंकि ऐसा माना जाता था भारत सोने की चिड़िया, यहाँ पे धन संपदा अकूत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही सारी है। तो इस धन संपदा को प्राप्त करने के लिए महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। हालांकि वो सफल भी रहा और उसके आक्रमणों ने और उसकी इस आक्रमण के बाद जो सफलता उसे प्राप्त हुई उससे बाकी आक्रमणकारियों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ। तो इसी क्रम में अगला नाम पर चर्चा करते हैं। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के साथ संकट के बादल घने होते चले गए और 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत के बड़े भूभाग पर मुसलमानों का अधिकार हो चुका था। इस प्रकार संपूर्ण भारत पर अधिकार करने में मुसलमानों को लगभग 6 शताब्दियों का समय लगा। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के भारतीय अभियान के समय संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिनमें से 3 राज्य सिंध, मुल्तान, पंजाब पर तब तक मुसलमानों का अधिकार हो चुका था तथा शेष भारत पर हिंदू शासक राज कर रहे थे। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय उत्तरी भारत में निम्नलिखित राज्य थे। तो जैसा कि हमने कहा, महमूद गजनबी के आक्रमणों का ने बाकी विश्व जगत का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। तो इसी क्रम में मोहम्मद गौरी जो कि खुद एक तुर्क था, उसने अगला आक्रमण किया और जो क्षेत्र महमूद गजनबी के जहाँ वंशज शासन कर रहे थे उनको भी वहाँ से हराकर उनके क्षेत्रों पर भी कब्जा किया और मोहम्मद गौरी को भी काफ़ी सफलता मिली और उसके गुलामों ने आगे चल के दास वंश सल्तनत काल की स्थापना की, जैसा कि हम आगे पढ़ ही चुके हैं पिछली क्लास में, है ना। तो और नोट करने वाली बात यह है, जैसा कि मैंने बताया कि भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इस समय जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय 3 राज्य सिंध, मुल्तान, पंजाब, इन पर मुसलमानों के अधिकार थे और शेष भाग में हिंदू शासक राज करते थे, यानी कि मेजोरिटी में अभी भी हिंदू शासक ही थे। अब इनको पराजित करके किस प्रकार मुस्लिम शासन की नींव डाली, इसको समझना बहुत ही रोचक होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय उत्तर भारत में कितने राज्य थे और जो कि महत्वपूर्ण है उन पर ही चर्चा करेंगे ओबियसली। तो स्टार्ट करते हैं। सिंध और मुल्तान, तो और पंजाब और काबुल, कश्मीर, कामरूप, नेपाल, कन्नौज, चेदी, जेजाक भुक्ती, मालवा, अनिलवाड़ा, बंगाल, मेवाड़, दिल्ली और शाकंभरी। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंध और मुल्तान की। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के परिणाम स्वरूप ये दोनों राज्य
अरब सत्ता के अधीन आ गए थे। इसके पश्चात या महमूद गजनवी द्वारा जीत लिए गए। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद सिंध के सिया संप्रदाय के सुम्र वंशीय और मुल्तान में सिया संप्रदाय के करमार्थियन वंशी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। तो वहीं पे पंजाब और काबुल, जहाँ पहले शाही वंश का शासन था महमूद गजनवी के समय में, जिसके प्रसिद्ध शासक थे जयपाल और आनंदपाल। और एक बात फेमस है, जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। एक्चुअली में हुआ ये था कि जब शाही वंश का यामनी वंश से टकराव हुआ, महमूद गजनवी के वंश को यामनी कहते हैं, से टकराव हुआ, तो जयपाल पराजित हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसने स्वयं को मुक्त करने के लिए धन दिया और बाद में उसने खुद इतना अपमानित खुद को फील किया कि उसने आत्महत्या कर ली। तो आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने इन दोनों राजाओं को, जिनके नाम जयपाल और आनंदपाल हैं, इनको पराजित करके पंजाब और काबुल पर अपना अधिकार कर लिया। और बात करें इस वंश के आखिरी शासक की, तो उसका नाम मलिक खुसरो था। 1186 में मोहम्मद गौरी ने जब पंजाब की राजधानी लाहौर पर आक्रमण किया तो इसे कैद कर लिया और 1192 में इसकी वहीं मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर का जो प्राचीन नाम है उसे कश्यप मर्ग कहते हैं। इसे देवस्थली के रूप में भी जाना जाता है। राजतरंगड़ी के अनुसार यहाँ कुल 5 राजवंशों का उल्लेख मिलता है। पहला है कारकोटक वंश, दूसरा उत्पल वंश, तीसरा यशस्कर वंश और चौथा लोहारा फर्स्ट और 5वां लोहारा सेकंड। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इस वंश कश्मीर से जुड़े हैं उस पर चर्चा करते हैं। रानी दिद्धा, जो कि यशस्कर वंश से संबंधित थी, के समय महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कश्मीर की वही रानी थी जिसकी मृत्यु 1003 में हुई। इसके बाद लोहारा वंश की नींव पड़ी, जिसके प्रमुख शासक थे हर्ष, उच्छल, रद्द, सुसल, भिक्षाचार आदि। इसमें हर्ष काफ़ी अत्याचारी था, जो प्रजा के हाथों मारा गया। और अब बात करते हैं अन्य प्रमुख शासक की, जिसके नाम है जय सिंह। जय सिंह ने 27 वर्ष शासन किया। इसके पश्चात उसके पुत्र क्रमशः परमानुक एवं वांति देव गद्दी पे बैठे। अंतिम शासक वांति देव बने। इसके यही जब तक परमानुक वांति देव यही थोड़े से अच्छे थे, बेहतरीन थे, जिन्होंने अच्छे से शासन कार्य किया। इसके बाद जितने भी शासक आए बहुत ही कमज़ोर थे, अयोग्य थे, जिनके नाम लेने योग्य नहीं है। और अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट पे बात करें तो 1339 में कश्मीर की अंतिम हिंदू रानी कोटा, जो कि लोहारा से सेकंड से संबंधित थी, ने स्वात के व्यापारी शाह मिर्जा से विवाह कर लिया और उसके विवाह के इस साथ ही कश्मीर में मुस्लिम शासन की नींव पड़ गई। तो अब बात करते हैं कामरूप की, जिसे असम भी कहते हैं। वर्तमान असम को पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था। कामरूप की राजधानी तब हारूपेश्वर नगर थी, जो कि ब्रह्मपुत्र के तट पर स्थित था। 1000 ईस्वी तक प्रालभ वंश के वंशजों का यहाँ शासक था। अंतिम शासक त्याग सिंह की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मपाल, जिसे जनता ने चुना, ने शासन किया। उसके बाद उनके पुत्र रत्नपाल ने शासन किया। उनसे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1068 ईस्वी में उसने चालुक्य शासक विक्रमादित्य को पराजित किया। ये बात नोट करने वाली है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। पाल वंश के राजा रामपाल के द्वारा ब्रह्मपाल के वंश को समाप्त करके तिग्य देव को
अपने अधीन कामरूप का शासक बनाया गया। तिग्यदेव ने बाद में कुमारपाल, जो कि पाल शासक था, के समय में एक विद्रोह कर दिया, जिसको दबाने के लिए कुमारपाल ने वैद्य देव अपने मंत्री को भेजा, जो इस विद्रोह को तो उसने दबा दिया, मगर फिर बाद में वो खुद ही कामरूप का शासक बन गया। तो अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल 11वीं शताब्दी के प्रारंभ तक नेपाल पर सामंतों का सबसे अधिक प्रभाव रहा और 11वीं शताब्दी के अंत में तिरहुत के शासक नान्यदेव ने संपूर्ण नेपाल पर अधिकार कर लिया। जब नान्यदेव की मौत हुई तो उसके बाद मल्ल वंश की नींव पड़ी, जिसके संस्थापक अरिमल्ल देव थे। नोट करने वाली बात है, इम्पोर्टेंट है। और अब बात करते हैं कन्नौज की। कन्नौज में राजपूतों की शाखा गढ़वालों का शासन था। प्रारंभ में प्रतिहारों के अधीन बनारस पे ये शासन करते थे। बाद में इन्होंने कन्नौज पे अधिकार कर लिया और वहीं पे गढ़वाल वंश की नींव डाल दी। ठीक है, इस वंश के प्रमुख शासकों की बात की जाए तो इसके प्रमुख शासक थे चंद्रदेव, गोविंदराज, विजयचंद्र और जयचंद्र। चंद्रदेव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वंश के, जो कि 11वीं शताब्दी में इस वंश के पहले राजा थे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे गोविंदराज, इनसे जुड़ी उपलब्धियाँ हमारी सबसे ज़्यादा, तो उस पर चर्चा करते हैं। गोविंदराज की उपाधि थी विद्या विचार वाचस्पति। इन्होंने तुर्क दंड नाम का एक कर लिया, जिसका स्वरूप अस्पष्ट है। और बात करते हैं गोविंदराज की पत्नी की, तो उनका नाम कुमार देवी था। ये इसलिए भी नोटेड है क्योंकि कुमार देवी बौद्ध मत को मानती थी और उन्होंने सारनाथ में बिहार का निर्माण कराया था। तो और आगे इसके उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं। और एक जाम्बुकी नामक महिला को इन्होंने जिलाधिकारी, जो समय का पत्ताली का पद कहलाता है, पर नियुक्त किया था। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जौनपुर में अटाला मंदिर का निर्माण कराया था। और एक इनके दरबार में लक्ष्मीधर नाम का विद्वान रहा करता था, जिसने कृतकल्प तरु ग्रंथ की रचना की थी। काफ़ी फेमस है, कई एग्ज़ामों में भी पूछा जा चुका है। और बात करते हैं आगे, विग्रहराज बीसल देव ने उनसे दिल्ली छीनी। इन्हीं के समय की घटना है, गोविंदराज के समय की। और अब बात करते हैं इस वंश के आखिरी शासक की, जिनका नाम था जयचंद्र, 1170 से 94। ये तो आप जानते ही होंगे कि मोहम्मद गौरी के साथ इनके चंदावर की युद्ध हुआ था, याद ही होगा। अगर नहीं याद है तो फिर से समझ लीजिए। और जयचंद्र के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। तो जयचंद्र के दरबार में श्री हर्ष नाम का एक विद्वान रहता था, जिसने नैषध चरित्र और खंडन खंड खाद्य की रचना की थी। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित किया था। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। और अब बात करते हैं चेदी की। चेदी जो वर्तमान जबलपुर है उसके निकट है ये, और तब उसकी राजधानी त्रिपुरा होती थी। और इस समय चेदी साम्राज्य में कलचुरी वंश का शासन था, जिसके संस्थापक वाम राजदेव थे। इस वंश के प्रसिद्ध शासक गांगे देव थे, जिसने मध्यकाल में सोने के सिक्के चलवाए थे। 1041 में गांगे देव की मृत्यु के पश्चात लक्ष्मीकर्ण ने शासन किया। मोहम्मद गौरी के समय में शासक विजय सिंह थे। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इससे रिलेटेड, जो से हम लोग ने अभी कवर किया। और अब बात करते हैं जेजाग भुक्ति। नाम बड़ा यूनिक है, आज से पहले तो आपने सुना नहीं होगा। तो बच्चों बता दूं, जेजाग भुक्ति ये वर्तमान का बुंदेलखंड है, ठीक है। और जेजाग भुक्ति में जय सिंह ने चंदेल वंश की नींव डाली थी।
और बात करते हैं एक छोटी सी बात चंदेल वंश से रिलेटेड। ये गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे जिन्होंने अपनी शक्ति में वृद्धि करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और अब बात करते हैं इस वंश के प्रमुख शासकों की। तो इस वंश के प्रमुख शासक हैं यशोवर्मन, धंग, गंड, विद्याधर, मदन वर्मा और परमर्ददेव, जिनके टाइम पीरियड हैं यशोवर्मन का 930 से 950 एडी और धंग का 950 से 1002 एडी और उनके पुत्र गंड जिनका टाइम पीरियड है 1002 से 17 एडी और विद्याधर टाइम पीरियड है 1018 से 1029 एडी। मदन वर्मा 1129 से 1163 एडी और परमर्द देव। तो वन बाय वन राजाओं की उपलब्धियों के बारे में समझते हैं। तो यशोवर्मन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि इन्होंने कालिंजर को राजधानी बनाया था और इनके पुत्र धंग जिनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इन्होंने सर्वप्रथम चंदेलों को स्वतंत्र घोषित किया था और इन्होंने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था और कहा जाता है इन्होंने संगम में डूबकर अपने प्राण दे दिए और सबसे लंबी उम्र तक ये जिए भी थे। तो और अब बात करते हैं विद्याधर की। तो विद्याधर महमूद गजनबी के साथ युद्ध हुआ जिसका परिणाम अनिश्चित रहा। इनकी मृत्यु के बाद इनके वंश का पतन हो गया। और एक ख़ास बात बच्चों और बता दूं, अरब यात्री ने बींदा कहते थे। और अब बात करते हैं परमर्द देव की, जो कि अंतिम शासक है। इनकी टाइम पीरियड है 1163 से 1202 ईस्वी। ये अंतिम शासक थे और आल्हा और उदल उसी के सेना नायक थे, जिनको समर्पित है आल्हा खंड, जिसे परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है, जिनके रचयिता जगनिक हैं। और इसके बाद जेजाक भुक्ति पर तुर्कों का आक्रमण हो गया। चंदेलों के अभिलेखों की खास बात यह है कि उसमें ओम नमः शिवाय से वो प्रारंभ होती हैं। और एक और फैक्ट महत्वपूर्ण जो इस वंश से जुड़ा है, चंदेल वंश के राजा संरक्षण बर्मन से, जिनके सिक्कों पे हनुमान जी के चित्र अंकित हैं। तो जेजाक भुक्ति से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम कुछ नए फैक्ट को और अन्य राज्यों को कवर करेंगे। आपका दिन शुभ रहे बच्चों। धन्यवाद।